नहीं है दोस्तों। आज के हमारे टॉपिक का नाम है ओजोन। ओजोन क्या है दोस्तों? सबसे पहले तो ओजोन एक गैस है दोस्तों। जब भी गैस कहा जाए तो गैस जब भी कहा जाएगा तो आपके जहन में आना चाहिए गैस किसी एक जगह पे टिक सकती। गैस के मॉलिक्यूल्स एक जगह से दूसरी जगह क्या कर रहे होते हैं? मूव। ठीक हो गया? सही हो गया? ठीक है। तो तमाम गैस की प्रॉपर्टीज़ आपके जहन में आ जानी चाहिए जब भी वर्ड गैस यूज़ हो। अगला सवाल पैदा होता है, सर ये ऑक्सीजन गैस, इसको ऑक्सीजन के चैप्टर में क्यों शामिल किया ओजोन गैस को? तो दोस्तों ये ओजोन गैस मिल के किससे बनी होती है? ऑक्सीजन से, पहली बात। दूसरी बात ये है दोस्तों, ये गैस कहाँ पर होती है? तो खुदा ताला ने ये जो ज़मीन है हमारी, देखो इस दुनिया के अंदर जितने भी लोग हैं 800 करोड़ लोग हैं, यानी तकरीबन 8 अरब लोग हैं। ये 8 अरब के 8 अरब लोग इसी ज़मीन पे मौजूद हैं। लाजमी सी बात है सर, इसी ज़मीन पे मौजूद है। दोस्तों ये ज़मीन की क्या है? सरफेस। ये है ज़मीन की सरफेस, ये जिसको मैं मार्क कर रहा हूँ। इसी सरफेस के ऊपर अलग अलग मुल्क मौजूद हैं। मुल्क मतलब ज़मीनें, ज़मीन भी इसी ज़मीन के ऊपर है, अर्थ के ऊपर, सरफेस पे। और हम जानते हैं सर इस ज़मीन का एक बहुत बड़ा हिस्सा ऐसा है जहाँ के खुश्की नहीं है, बल्कि जहाँ पे क्या मौजूद है? पानी मौजूद है। दोस्तों इसी ज़मीन की सरफेस के ऊपर बहुत सारी जगह ऐसी है जहाँ पे क्या है सर? वाटर है, ओशियंस है, समुंदर है, दरियाएँ हैं, नहरें हैं। क्या ख्याल है? ठीक है। आइसबर्ग्स हैं, बहुत सारी जगह ऐसी हैं सर जो कि बर्फ़ के पहाड़ हैं। तो ज़मीन को अगर हम पूरी, ये जो ज़मीन की सरफेस है दोस्तों, इसको अगर माने 100% माने अगर हम, तो 100% में से तकरीबन 70% जो जगह है वो किससे बनी हुई है? पानी और बर्फ़ से। और बाकी जो 30% जगह है वो क्या है सर? खुश्की। तो चाहे खुश्क ज़मीन हो चाहे समुंदर हो, दोनों के अंदर लिविंग थिंग्स मौजूद है, जानदार चीज़ें मौजूद हैं। और हर ज़िंदगी को पनपने के लिए, ज़िंदा रहने के लिए कुछ ख़ास माहौल का होना क्या है? ज़रूरी। अगर वो ख़ास माहौल ना हो तो इंसान सर्वाइव कर सकता। ठीक है। उनमें बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें, एक तो सांस, ऑक्सीजन गैस, साथ ही साथ मिसाल के तौर पे यहाँ पे ऑक्सीजन गैस भी हो लेकिन इतनी तेज़ यहाँ पर आग मौजूद हो, हीट मौजूद हो, टेम्परेचर मौजूद हो, तो क्या हम उसके अंदर बैठ सकते हैं? उसके अंदर भी बैठ सकते नहीं हैं। दोस्तों सूरज हमें रोशनी दे रहा है, सूरज से बहुत हाई एनर्जी, हाईली पेनिट्रेटिंग रेज आ रही हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज आ रही, वेव्स आ रही हैं। ठीक है। ज़मीन के गिर्द बहुत सारी गैसेस मौजूद हैं। ज़मीन से 10 किलोमीटर दूर, अगर हम ज़मीन से 10 किलोमीटर ऊपर जाएं, ठीक है, जिसको हम आम तौर पे आसमान कहते हैं, स्काई कहते हैं डेली लाइफ में, ठीक है, क्लाउड्स कहते हैं, बादल। तो 10 किलोमीटर दूर भी बहुत सारी गैसेस हैं जो मौजूद हैं। 20 किलोमीटर ऊपर जाएं तो भी एक लेयर है जहाँ पर गैसेस मौजूद हैं। 30 किलोमीटर ऊपर जाएं तो भी एक लेयर है, वहाँ पर गैसेस क्या है? मौजूद है। ये पूरी एक फील्ड है। खुदा ताला ने ये जो गैसेस रखी हुई है ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे ये एक जगह है और इस जगह को कोई तूफ़ान आ रहा है और उन तूफ़ानों से बचा के रखना है। तो ये गैसेस का जो क्लाउड है ये क्या कर रहा है? उन तूफ़ानों से ज़मीन को क्या कर रहा है सर? बचा रहा है। जिसमें से एक चीज़ की आज हम स्टडी करेंगे दोस्तों, उसका नाम है ओजोन। ज़मीन से 20 किलोमीटर ऊपर, ज़मीन से तकरीबन कितना ऊपर भाई? 20 किलोमीटर अबव द सरफेस ऑफ अर्थ देयर इज़ अ लेयर ऑफ ओजोन। ज़मीन से 20 किलोमीटर दूर एक पूरी ओजोन की लेयर खुदा ताला ने बिछाई हुई है जब से दुनिया बनाई है। ठीक है। इसका क्या फ़ायदा है दोस्तों? इसका फ़ायदा ये है जो सूरज है, सूरज जो रोशनी फेंक रहा है सर, वो हाई एनर्जी रेज हैं, उन्हें हम प्यार से कहते हैं अल्ट्रा वायलेट रेज। ये सन है, अल्ट्रा वायलेट रेज। दोस्तों अगर ये डायरेक्ट ज़मीन पे पड़ जाएं, अगर ये अल्ट्रा वायलेट रेज डायरेक्ट ज़मीन पे पड़ जाएं किसी जानदार चीज़ के ऊपर, तो वो इंसान की बॉडी के अंदर पेनिट्रेट कर जाएंगी। इतनी पतली रेज होती हैं ये। याद रहे, पेनिट्रेट वही चीज़ कर सकती है
जिसका साइज़ क्या हो, बहुत मोटा हो पतला हो, तो दीज रेज आर हाईली पेनिट्रेटिंग अल्ट्रा वायलेट, ठीक है, इंसान की सेहत के लिए बहुत नुकसानदेह है। तो खुदा ताला तो तमाम चीज़ों को बनाने वाला है, उसको तो पता है कि मैंने इस बंदे को तख्लीक किया है तो इसके लिए कौन सी चीज़ ज़रूरी है और कौन सी चीज़ ज़रूरी नहीं है। तो दोस्तों उसने ज़िंदगी के वजूद के लिए जो कि ज़मीन पे मौजूद है अल्लाह ताला ने, और सूरज भी होना ज़रूरी है क्योंकि प्लांट्स को ग्रो करने के लिए भी सूरज की रोशनी का होना क्या है सर, ज़रूरी है। और रोज़मर्रा के मामलात के लिए भी सूरज की रोशनी का होना क्या है सर, ज़रूरी है। क्या ख्याल है, बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके लिए सूरज का भी होना ज़रूरी है। लेकिन मसला ये है सर, अगर ये डायरेक्ट पहुंच जाएंगी तो बड़ा मसला हो जाएगा। तो खुदा ताला ने दोस्तों इस ज़मीन को कवर किया एक प्रोटेक्टिव लेयर से। बहुत सारी लेयर है, उनमें से हम एक की बात कर रहे हैं जिसका नाम है ओजोन। उस प्रोटेक्टिव लेयर से कवर किया। ये लेयर क्या करती है दोस्तों, जब ये सूरज की रोशनी इस लेयर से पास होती है, जब ये सूरज की रोशनी इस लेयर से पास होती है तो इसकी बहुत सारी एनर्जी तो ये लेयर यहीं पे एब्जॉर्ब कर लेती है। हाईली पेनिट्रेटिंग होती है, इसकी बहुत सारी एनर्जी यहीं पे एब्जॉर्ब कर लेती है। तो जो रे इसमें से निकल के जाती है उसके पास एनर्जी क्या हो जाती है, कम हो जाती है, ठीक है। तो अब वो ज़मीन पे मौजूद उस तरीके से नुकसान नहीं पहुंचा सकती, उस तरीके से बॉडी के अंदर पेनिट्रेट नहीं कर सकती जिस तरीके से अगर ये ओजोन लेयर ना होती और ये ज़मीन पे पहुंच जाती। तो ओजोन का सबसे बड़ा फ़ायदा क्या है सर, इंसानी ज़िंदगी के लिए ओजोन की लेयर का होना बहुत ज़रूरी है। अगर ना हो तो यही सूरज की रेज़ इंसान की सेहत के लिए, इंसान की ज़िंदगी के लिए ख़तरनाक साबित हो जाएंगी। यानी इंसान की ज़िंदगी इस सूरज की रेज़ अगर डायरेक्टली पहुंच जाए ख़त्म कर देती हैं। बात समझ में आ रही है? तो ओजोन का फिर हमारी ज़िंदगी में अहम किरदार हुआ कि नहीं हुआ। लेकिन आप सोचेंगे सर हमें तो पता ही नहीं था कभी कि ओजोन जैसी चीज़ भी है या नहीं। क्यों? क्योंकि ये चीज़ हमारे करीब नहीं है, हमसे सैकड़ों किलोमीटर क्या है सर। एक तो होता है ज़मीन की दूरी, यानी ज़मीन पे एक जगह से दूसरी जगह, ज़मीन पे एक जगह से दूसरी जगह नहीं, ज़मीन से ऊपर। अब आसमान में भी सर हमने सफ़र किया हुआ है जहाज़ का, लेकिन वो जहाज़ से बाहर जाके ऐसा देखता थोड़ी हाँ ये ओजोन है तो ये शेज़ोन है तो ये फ़लाना है तो ये ढिमकाना है। क्या ख्याल है, बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? कहने का मकसद ये है, ये जो ओजोन है, एक और बात आपको बताते चलें, ये जो ओजोन की लेयर है, ओजोन का फार्मूला होता है O3, यानी इसमें कितने ऑक्सीजन के एटम्स होते हैं? 3 ऑक्सीजन के एटम्स होते हैं दोस्तों। कोई भी रेफ्रिजरेटर हो या एयर कंडीशनर हो दोस्तों, उसको जलाने के लिए लाजमी सी बात है, एक तो इलेक्ट्रिसिटी का होना क्या है सर, उसको चलाने के लिए इलेक्ट्रिसिटी का होना ज़रूरी। लेकिन इलेक्ट्रिसिटी के साथ सर हर रेफ्रिजरेटर के अंदर, एयर कंडीशनर के अंदर एक गैस डलती है जिसको प्यार से कहते हैं रेफ्रिजरेंट। क्या कहते हैं दोस्तों? रेफ्रिजरेंट। उर्फ़े आम में कहते हैं फ्रिज की गैस। डेली लाइफ में क्या कह रहे होते हैं? फ्रिज की गैस। ये गैस क्या करती है दोस्तों? ये गैस फ्रिज के अंदर होती है, फ्रिज के जो पार्ट्स हैं उनकी जो बाइंडिंग हुई है उस बाइंडिंग के अंदर घूमती है और जो हीट के मॉलिक्यूल्स हैं उनको पकड़ के ले जाती है बाहर। तो अंदर क्या पैदा होती है? फिर कूलिंग पैदा होती है। सही हो गया? ठीक है। सादी सी बात यह है दोस्तों, ये जो रेफ्रिजरेंट गैस जो पहले इस्तेमाल होती थी, आज नहीं, इसी ज़मीन के ऊपर एक हिस्सा है वेस्ट की तरफ, अमेरिका की तरफ या वेस्टर्न कंट्रीज़ की तरफ, ज़मीन के ऊपर एक हिस्सा। देखो ये जो ओजोन की लेयर बिछी हुई है, ये ऐसा नहीं है कि अल्लाह ताला ने बोला नहीं ये मक्का और मदीना चूँकि मेरे रसूल के शहर हैं इसीलिए इसी के ऊपर खाली ओजोन की लेयर होगी। खुदा ताला ने पूरी ज़मीन को कवर किया किसके साथ? ओजोन की लेयर के साथ। सही हो गया? ठीक है। लेकिन जैसे जैसे इंसान तरक्की करता गया उसने बहुत सारी चीज़ें बनाई, बहुत सारी चीज़ों ने माहौल को नुकसान भी पहुंचाया। तो रेफ्रिजरेंट जो कि एयर कंडीशनर के अंदर डलती है, जो पुराने रेफ्रिजरेंट थे उसमें जो रेफ्रिजरेंट में गैस इस्तेमाल होती है जिसका फार्मूला मैं भूल गया हूँ, जस्ट आपको बता रहा हूँ, ये आपसे कोई पूछेगा भी नहीं वो गैस क्या थी। एक और बात, जब हम फ्रिज के अंदर ये गैस चल रही होती है, इस्तेमाल हो रही होती है, तो एक वक्त आता है फ्रिज ख़राब होता है, जब हम मैकेनिक को लेके आते हैं तो मैकेनिक बताता है भाई इसमें से गैस क्या हो गई है, लीक हो गई है या गैस ख़त्म हो गई है। तो लीक होने का मतलब एक होल पैदा हुआ, उस होल में से सारी वो गैस क्या हो गई? निकल गई। अगला सवाल पैदा होता है निकल के कहाँ गई? तो ये सारी गैस हमारे माहौल में जा रही है।
सारी गैसेस कहाँ जा रही है सर? हमारे माहौल में जा रही है। ठीक है, आग जलती है उससे भी धुआं पैदा होता है, ये गैसेस भी कहाँ जा रही है सर? माहौल में, एटमॉस्फेयर में, ऊपर सरफेस पे जाती जा रही है। दोस्तों वो जो रेफ्रिजरेंट गैस पहले इस्तेमाल होती थी, इंसान को नहीं पता था कि उसने एक बहुत बड़ा नुकसान किया। उसने नुकसान ये किया कि वो रेफ्रिजरेंट गैस इस ओजोन की दुश्मन थी। तो जिस कंट्री में उस रेफ्रिजरेंट गैस का, दोबारा मैं कह रहा हूँ, मैं नाम उसका भूल रहा हूँ इसलिए आपको उस कंट्री के बारे में सिर्फ बता रहा हूँ, वेस्ट की कोई कंट्री थी। तो उस कंट्री में जब वो रेफ्रिजरेंट गैस बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती थी और उस वक्त उनको पता भी नहीं था, तो जब वो इस्तेमाल हो रही थी और सरफेस पे जा रही थी, तो किसकी लेयर को ख़त्म कर रही थी? ओजोन की लेयर को ख़त्म कर रही थी। तो आज इस ज़मीन के ऊपर एक मुल्क ऐसा भी है, एक हिस्सा ज़मीन का ऐसा भी है जो कि डायरेक्टली जहाँ पे किसकी रोशनी पड़ती है वहाँ पे किसकी लेयर नहीं है और वहाँ पे ज़िंदगी का कोई वजूद भी नहीं है। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? ठीक है, तो इस ओजोन की लेयर को प्रोटेक्ट करना है हमने। ओजोन की लेयर को कैसे प्रोटेक्ट करना है दोस्तों? तो ऐसी चीज़ों से बचना है जो कि ओजोन की लेयर को क्या करती हैं? ख़त्म करती हैं। तो फिर रेफ्रिजरेंट को भी हमने चेंज किया। अब जो रेफ्रिजरेंट के तौर पे गैस इस्तेमाल होती है वो ओजोन की लेयर को ख़त्म करती ही नहीं है। ठीक हो गया? सही है? ओके। सर ये ओजोन के बारे में ये भी बता दें कि ये क्या प्रॉपर्टीज़ रखती है। मतलब प्रॉपर्टीज़ का मतलब इसकी अपीयरेंस कैसी है, क्या इसके पास कोई स्मेल है, क्या इसको कोई कलर है। दोस्तों ये ब्लू कलर की गैस होती है, पेल ब्लू कलर। पेल ब्लू कलर का मतलब ये है, ब्लू के अंदर ज़रा आप, ब्लू जो आसमानी कलर होता है ना, उसके अंदर अगर आप थोड़ा सा हल्का उसको लाइट करते जाएं तो जो कलर बनेगा वो कहलाएगा पेल ब्लू कलर। तो पेल ब्लू कलर की गैस होती है दोस्तों। इसके अलावा इसका जो ऑर्डर होता है, ऑर्डर मतलब इसकी स्मेल, तो स्मेल इसकी बड़ी डेंजरस है। इरिटेट का मतलब क्या होता है? परेशान होना, तो तंग करता रहे आपको, बार बार तंग कर, आप खड़े हुए, कोई आपको बार बार कोई डंडा मार रहा है, कुछ भी कर रहा है, तो आप बोलोगे यार क्यों परेशान कर रहे हो भाई हमें। सही है। इसी तरीके से आप बैठे हुए, आपके आसपास कचरे की गाड़ियाँ खड़ी कर दी जाए, हालांकि अब कोई बंदा आपको मार भी नहीं रहा है, फिर भी आप क्या हो जाओगे? परेशान हो जाएंगे, सर क्यों तंग कर रहे हो भाई। ठीक है, चिड़चिड़ापन, इरिटेट हो जाना। ठीक है, तो ये गैस, अगर बहुत से आपने देखा होगा ना, अगर कचरा, या ये समझाने के लिए मिसाल मुझे देनी पड़ी और मैं कैसे आपको समझा सकता हूँ। मेरे पास गैस वगैरह मौजूद तो है नहीं कि मैं तुम लोग पर स्प्रे करूँ और तुम लोग पे करके बताऊँ भाई कैसा लगा, फील हुआ कि नहीं हुआ। ठीक है ना, मैं खुद पे करूँगा, मैं तो वैसे ही दिल मेरा सेंसिटिव है बड़ा। मैं तो गाड़ी का सफ़र भी, कार हो गया, बस हो गया, उसका सफ़र ही मुझसे होता है। अंदर जो गैसेस होती है ना उसकी थोड़ी बहुत, किसी को वो फील होती है तो किसी को बिल्कुल फील नहीं होती। मेरे को बहुत ज़्यादा ओवर फील होती है। लास्ट सफ़र मैंने अपना गाड़ी में कब किया पता है? अपने हादसे में, मतलब अपनी शादी में 2 साल पहले जब ये हादसा हुआ था, तो उसमें भी मैं आपको क्या क्या कहानियाँ बताता, फिर पूरी दुनिया को कहानी जा रही है मेरी। ठीक है, तो वापसी में जब हम आ रहे थे, आमतौर पे क्या होता है, दूल्हा निकलता है, दुल्हन को ये वो ऐसा, मैं बीच में बहुत परेशान हुआ था। पूरा रास्ता जो है ना, खड्डे भी आ रहे, जम भी आ रहे, मेरा सांस जो है ना उल्टी जैसा मेरा बिल्कुल बन रहा था। और ऊपर से शादी में आपको पता है अजीब अजीब चढ़ाई हुई होती है चीज़ें, ये वो फलाना ढिमकाना, बंदा पूरा पैक हुआ होता है। तो जब मैंने दुल्हन को बैठा लिया, तो उसके बाद जब मैं बैठा तो मैंने सबसे पहले तो पगड़ी उतार के गाड़ी में रख दी। मैंने बोला बस, वो शादी हल लेते हो, ख़त्म हो गई भाई, अब कौन सी टेंशन है। फिर गली में पहुंचे, गली में भी गाड़ियाँ थी, गाड़ी आ नहीं पा रही थी। मैं पहले ही बाहर उतर गया, मैं बैठ गया आराम से। मैंने बोला अब हमसे हो पाएगा नहीं। तो आप क्या बताना चाह रहे हैं दोस्तों? मैं आपको ये बता रहा हूँ, वो स्मेल मुझे क्या कर रही थी? अच्छी लग रही थी, इरिटेट कर रही थी, परेशान कर रही थी। सर क्या ख्याल है? ऐसा ही है? ठीक है, एक तो आप उस स्मेल को सूंघ रहे हो भाई, वो नाक के जरिए गैस में मिक्स होके जा रहा है ना। एक अगर आप उस स्मेल को अंदर ले जाएं हलक में, तो और परेशानी होगी। क्या ख्याल है? ऐसे ही है? ठीक है, तो इरिटेटिंग मतलब उसकी स्मेल ऐसी है कि इंसान उसको बर्दाश्त कर सकता, बिल्कुल जैसे कचरा वगैरह हो गया ना। और है भी पॉइजनस गैस, जहरीली गैस।
चुभने वाली गैस से कचरे की स्मेल आती है तो कैसी चुभती है। मैं तो कचरे का डब्बा भी फेंकने के लिए जाता हूँ, नाक को मैं बंद कर देता हूँ। तरीका आपको बता रहा हूँ क्योंकि मैंने तो आपको बताया मेरा दिल तो बड़ा सेंसिटिव है, तो कचरा तो फिर भी बाद में आता है। मैं तो गाड़ी में बैठने से परेशान हो रहा हूँ, हालांकि जिसकी को खास स्मेल नहीं है। तो फिर कचरे का टास्क भी मेरे को अदा करना होता है, क्योंकि सफाई क्या है सर, निस्फ ईमान है, जो कि पाकिस्तानी छोड़ चुके हैं। सफाई क्या है, निस्फ ईमान है, जो कि पाकिस्तानी छोड़ चुके हैं। अब मैं क्या करता हूँ, अब देखो खुदा ताला ने भी दो रास्ते रखे हैं। आप सांस नाक से भी ले सकते हो, आप चाहो तो सांस मुंह से भी ले सकते हो। बहुत से ये वो मैजिशियन है ना, वो टेक्निक दिखाते हैं, नाक से डालते तो मुंह से कोई चीज़ निकाल देते। तुम लोग नहीं करना ये वाला काम, और अगर मुंह से डालते तो नाक से निकाल देते हैं। सही है, ये वाला काम नहीं करना। कहने का मकसद ये, रास्ता तो दोनों सांस की नाली में ही जा रहा है, ऐसा ही है। लेकिन जब आप नाक से सांस लेते हो तो खुदा ताला का एक सेंसर है जो कि नाक में लगा हुआ है, वो इस हाथ में लगा नहीं है। मिसाल के तौर पे घर में बिरयानी बनी है, टेस्ट करने अच्छी बनी है, नहीं हाथ लगा के चेक कर रहे हैं सर बड़ी अच्छी बनी है, ऐसा पता लगेगा। इसके पास वो सेंसर, तो खुदा ताला ने वो सेंसर किसको दिया, नाक को। हाँ, इसको सेंस करेंगे, हाँ यार पता लग गया कैसी बनी है। टेस्ट पता लग जाएगा, स्मेल पता लग जाएगी, स्मेल पता लग जाएगी सर। नाक में से कोई चीज़ गुजारोगे तो खुदा ताला ने जो चीज़ इसके अंदर रखी है वो यही करके देगा और कोई करके नहीं देगा। ये आपको बता देगा कि इसकी स्मेल कैसी है, ऐसा ही है। क्या ख्याल है? मुंह के अंदर जो जबान है वो उस चीज़ के किसको बता सकती है, टेस्ट को बता सकती है, ये स्मेल को और ये टेस्ट को। सही। अब गैस आम तौर पर हमने खानी थोड़ी होती है कि जबान के साथ यूं 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 यूं, वो तो खाना खा रहे होते हैं ना लुकमा, तो उसका टेस्ट पता लग रहा होता है। क्या ख्याल है? ठीक है, तो जब ऐसा होता है तो मैं नाक को ऐसा बंद करता हूँ, देखो सांस ले रहा हूँ मैं, तो मैं सांस कहाँ से ले रहा हूँ? आप भी घर पे जाके अकेले में ही कर लेना, फिर सबकी मौजूदगी में करोगे तो फिर घर वाले बोलेंगे हमारे बच्चे का मीटर घूम गया है। बच्चे का मीटर नहीं घूमा, बच्चा तो चेक कर रहा है। क्या ख्याल है? बात समझ में आ रही है? मैं ये कह रहा हूँ कि एक नाक के अंदर सेंसर है सर, जो कि स्मेल को सेंस कर सकता है। दोस्तों, जो ये ओजोन गैस है, इसकी जो स्मेल है, जो इसका ऑर्डर है, वो इरिटेटिंग है, पॉइजनस है, जहरीली है। ठीक है, तो ये इसकी कौन सी, ये इसकी क्या बन गई दोस्तों? फिजिकल प्रॉपर्टीज बन गई। ठीक है, इसी तरीके से दोस्तों ओजोन क्या ज़मीन से दूर 20 किलोमीटर ही मिलती है या और भी कहीं पे बना सकते हैं? तो दोस्तों आज हम ऐसी मशीनें भी हमने बनाई हैं जिनके अंदर हम ओजोन को बनाते हैं। ऑक्सीजन गैस का अगर हम रिएक्शन कराएं, ये एक ऑक्सीजन गैस है। O2 वो गैस है जो कि हमारे ज़िंदगी के लिए, जीने के लिए, जिसका वजूद क्या है दोस्तों? ज़रूरी। O2 वो गैस इंसान की ज़िंदगी के लिए इसके बगैर मुमकिन नहीं है। अलबत्ता ये जो ऑक्सीजन गैस है, ये जो ऑक्सीजन गैस है, अगर इसमें से इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज किया जाए, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज का मतलब ये है दोस्तों कि दो प्लेटें लगाई जाएं। डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट पढ़ा था 9 केमिस्ट्री के अंदर। तो अगर उसी एक्सपेरिमेंट के अंदर अगर हम उस ट्यूब के अंदर ऑक्सीजन को डालें और इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज करें, इलेक्ट्रिसिटी उसमें से पास करवाएं, तो दोस्तों ये टूट जाता है। O2 टूटता है और किस में कन्वर्ट होता है? O3 में। O3 कौन सी गैस है? ओजोन गैस है। ठीक हो गया? सही है। इक्वेशन बैलेंस नहीं है, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है, बराबरी नहीं है ना सर। तो बराबरी के लिए दोस्तों क्या करेंगे? 2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 3 बने, 2 के टेबल में 3 आता। अगर यहाँ पे 2 लगाएं तो ये 4 बनेगा, 3 के टेबल में 4 आता। 3 लगाएं तो 3 2 जा, और यहाँ पर 3 है, 3 को किससे करेंगे? 6 बने। ये दोनों आप बोलोगे सर ये तो चीज़ें एक जैसी है, चीज़ें अलग। ये चीज़ें एक जैसी नहीं है, अलग अलग हैं सर। O2 का मतलब कौन सी गैस? ऑक्सीजन। O3 का मतलब, सही है, वो डिवाइस या वो ट्यूब जिसके अंदर आप किसको बना रहे हो, ये सब एग्जाम के MCQ है। ओजोन गैस को बना रहे हैं दोस्तों।
उस डिवाइस का नाम होता है ओजोनाइज़र। वो डिवाइस जिसके अंदर आप इसको बना रहे हो क्या कहलाएगा? ओजोनाइज़र। ठीक हो गया? सही। तो O3 असल में एक एलोट्रोपिक फॉर्म है। O3 के अंदर कितने ऑक्सीजन है भाई? 3 ऑक्सीजन है ना। तो ऑक्सीजन की कौन सी फॉर्म है ये? एलोट्रोपिक फॉर्म है। अब ये एलोट्रोपी क्या होता है ये भी आपने सर पिछले चैप्टर में मैं बताया था कि एक ही मटेरियल होगा। मटेरियल क्या होगा? एक ही होगा, लेकिन वो अलग अलग तरतीब में जुड़ के अपनी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को क्या कर लेगा। अगर कोई आपसे पूछे दोस्तों कि ऑक्सीजन गैस के अंदर कौन होता है, तो हम कहेंगे ऑक्सीजन के एटम। अगर कोई हमसे पूछे दोस्तों कि ओजोन गैस के अंदर क्या होते हैं, हम कहेंगे ऑक्सीजन के एटम। तो अगर कोई हमसे पूछे कि दोनों के अंदर ऑक्सीजन के एटम होते हैं, तो क्या दोनों एक जैसी चीज़ें होती हैं? क्या बात कर रहे हैं सर, ये इंसान की जिंदा रहने की मिसाल है, इसके बगैर ज़िंदगी मुमकिन। और इसके बारे में आपने बताया कि अगर ये डायरेक्ट हम सांस ले लें, इसकी कैसी गैस है? जहरीली गैस। इन दोनों की खसूसियात में दोस्तों क्या है फ़र्क? एटम्स अलग तरतीब से जुड़ेंगे तो चीज़ों की प्रॉपर्टीज़ क्या हो जाएंगी? चेंज हो जाएंगी। डायरेक्ट अगर इसको ले लेंगे तो जहर से मार देगी, और अगर ये खुद ख़त्म हो गई तो सूरज की रोशनी हमें मार देगी। समझ में आ रही बात? तो ये हमारे लिए अहम है, लेकिन अहम का मतलब ये नहीं कि इसको हमारे पास होना चाहिए। हमसे दूर ही रह के इसको काम करना है। हमारे करीब आएगी तो हम इसको स्मेल कर लेंगे तो हल लेते हो। बोलो ना भाई, कैसी गैस है? जब तक जहर अंदर जाता नहीं ना तब तक फील नहीं होता है। तो सर ये हमारे लिए अहम भी है। अहम है तो अपने पास संभाल के रखें। संभाल के क्यों रखें भाई? क्या करेंगे हम इसका? ठीक है, इसको होना चाहिए ज़मीन की लेयर्स के अंदर, प्रोटेक्टिव फॉर्म में, ज़मीन को प्रोटेक्ट करे। सही हो गया? ठीक है दोस्तों, इसका टॉपिक आपने पढ़ लेना है। नोट्स के अंदर चाहें तो खोल के देख लेते हैं। तमाम स्टूडेंट नोट्स खोलें। तो ओजोन वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय पेज नंबर 19। ओजोन वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय स्कॉममैन in 1839. However, in 1886, J. Soret demonstrated that ozone O3 was actually an allotropic form of oxygen. ठीक है, तो एक साइंसदान थे जे सोरेट, जिन्होंने एक्सप्लेन करके बताया कि O3 के अंदर असल में है क्या सर? ऑक्सीजन ही है। तो ये एलोट्रोपिक फॉर्म है किसकी दोस्तों? ऑक्सीजन की। फार्मूला क्या है इसका? O3। अकरेंस, एग्जिस्टेंस, लोकेशन, मतलब ये होता कहाँ है? ओजोन गैस मौजूद कहाँ होती है दोस्तों? ओजोन एग्जिस्ट इन अ लेयर। ओजोन लेयर की फॉर्म में होता है दोस्तों एट अ हाइट ऑफ अबाउट कितनी ऊंचाई पर? 20 किलोमीटर अबव, ऊपर। कहाँ से? ज़मीन से। वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ ओजोन आल्सो प्रोड्यूस अराउंड इलेक्ट्रिकल मशीनरीज ड्यूरिंग देयर ऑपरेशन। दोस्तों इसी रिएक्शन में जैसे हम देखें तो मशीन्स चल रही होती हैं भाई। इलेक्ट्रिकल मशीन्स को चलाने के लिए क्या पानी चाहिए? इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। क्या चाहिए? और अभी आपने कहा सर कि अगर ऑक्सीजन गैस में से क्या किया जाए? इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज, यानी इलेक्ट्रिसिटी गुजारी जाए तो क्या पैदा होता है? ठीक है, एक तो तरीका ये ना सिर्फ ऑक्सीजन गैस इकट्ठी की जाए और करंट गुजारा जाए। बड़ी बड़ी जो इंडस्ट्रीज़ होती हैं, बड़ी बड़ी इलेक्ट्रिकल मशीन्स होती हैं, तो उनमें से भी करंट पास हो रहा होता है, इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही होती है, तो साथ में थोड़ी बहुत ऑक्सीजन भी होती है। तो वो थोड़ी बहुत ऑक्सीजन से भी जब करंट पास होता है तो वो ऑक्सीजन भी किस में कन्वर्ट हो जाती है? ओजोन गैस में कन्वर्ट हो जाती है। बात समझ में आ रही है? तो ऑक्सीजन गैस इसके अलावा थोड़ी बहुत इलेक्ट्रिकल मशीनरीज के अंदर भी बनती है। नीचे इसके प्रिपरेशन का तरीका लिखा हुआ है, वही जो मैंने आपको यहाँ पे बताया। ठीक है, तो ऑक्सीजन ओजोन गैस कैन बी प्रिपेयर्ड बाय पासिंग इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज थ्रू द ऑक्सीजन गैस। ठीक है, वो ऑपरेटस जो कि इस्तेमाल होता है इस ऑक्सीजन को कन्वर्ट करने के लिए किस में? ओजोन में। उस ऑपरेटस का नाम क्या है दोस्तों? ओजोनाइज़र। ठीक हो गया। इसी तरीके से दोस्तों अगर ऑक्सीजन गैस कन्वर्ट हो सकती है ओजोन में, तो अपर लेयर में जो ओजोन की लेयर है हमारे पास, जो कि ज़मीन से 20 किलोमीटर दूर है, ठीक है, हम चाहें इस ओजोन लेयर को भी कन्वर्ट कर सकते हैं दो चीज़ों में।
ठीक है। तो ये एक रिएक्शन होता है, O3 जब टूटता है तो O2 का मतलब होता है ऑक्सीजन गैस, जो कि इंसान को ज़िंदा रहने के लिए चाहिए। और ये जो O है दोस्तों, अगर आपको याद हो तो मैंने आपको पढ़ाया था चैप्टर नंबर 11 के अंदर, एटॉमिक या नेसेंट हाइड्रोजन, हाईली रिएक्टिव हाइड्रोजन। बिल्कुल उसी की तरह एक एटम वाला जो ऑक्सीजन होता है, इसको प्यार से कहते हैं एटॉमिक ऑक्सीजन या नेसेंट ऑक्सीजन। रिएक्शन के हिसाब से, रिएक्टिविटी के हिसाब से जो प्रॉपर्टीज़ उस नेसेंट हाइड्रोजन की थी वही इसकी है। ये हाईली रिएक्टिव होता है क्योंकि दोस्तों इसने अभी बॉन्ड बनाया नहीं है, ठीक है। तो ये केमिकल प्रॉपर्टी बन गई, ठीक है, सही है। फिर इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज लिखी हुई है। इट इज़ अ पेल ब्लू पॉइजनस गैस, ब्लू कलर की जहरीली गैस है। इट हैज़ अ शार्प इरिटेटिंग ऑर्डर, इरिटेटिंग मैंने आपको बता दिया, ठीक है, परेशान करना, चुभना। स्मेल करेंगे कचरे वगैरह या गंदगी की, जब स्मेल करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है सर, चुभता है ना, तभी तो हम कहते हैं यार। और शार्प का मतलब क्या है? थोड़ा बहुत नहीं चुभेगा, बहुत ज़्यादा चुभेगा। बात समझ में आ रही है? तो इट हैज़ अ शार्प इरिटेटिंग ऑर्डर। फिर ओजोन के इस्तेमालात लिखे में, तो बहुत सारे इस्तेमालात हैं जिनमें से कुछ यहाँ पे बयान किए हैं दोस्तों। ओजोन इज समटाइम यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ डोमेस्टिक वाटर इन प्लेस ऑफ क्लोरीन टू किल्स बैक्टीरिया इन वाटर। देखो स्विमिंग पूल वगैरह में अगर कभी आपका जाना हुआ हो तो लाजमी सी बात है, स्विमिंग पूल का पानी ठहरा हुआ पानी होता है, एक जगह पे रुका हुआ। और एक होता है दरियाओं का पानी, नदियों का पानी, नहरों का पानी। नहरों का पानी आप देखना हमेशा साफ़ पानी होता है, तो देखोगे भी आप बोलोगे यार दिल कर रहा है पी जाएं इस पानी को। चलता हुआ पानी होता है, हम कहते हैं शफाफ पानी। क्यों चलते हुए पानी में ख़ास बात क्या होगी दोस्तों? पानी के अंदर जो गंदगी होगी भी ना, लाजमी सी बात है, खुले माहौल के अंदर नहर का पानी है तो मट्टी जा रही है, नहीं जा रही? बिल्कुल जा रही है, लेकिन फिर भी साफ़ होता है। बट मट्टी भारी होती है, वो कहाँ चले जाती है? नीचे। वो चलता हुआ पानी है तो पानी के मॉलिक्यूल्स ऊपर, तो साफ़ सुथरा पानी होता है। लेकिन स्विमिंग पूल का पानी हो गया दोस्तों, तो उसमें मसला ये है कि इस्तेमाल हुआ, लाजमी सी बात है, गंदगी हुई, फिर दूसरी पार्टी आ गई इस्तेमाल करने के लिए, फिर गंदगी हुई, कितना पानी चेंज करेंगे? ठीक है, लाजमी सी बात है, बहुत बड़ी क्वांटिटी होती है पानी की, कितना पानी चेंज करेंगे? तो दोस्तों वो क्या करते हैं, स्विमिंग पूल के अंदर जो लाजमी सी बात है गंदगी आई है, बैक्टीरियाज आए हैं, उनको किल करने के लिए केमिकल्स इस्तेमाल करते हैं। उनमें से एक केमिकल है क्लोरीन, ठीक है। तो ओजोन भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ओजोन भी बैक्टीरियाज को क्या कर सकता है? किल कर सकता है। तो इसमें यही बता रहा है कि यू कैन यूज़ ओजोन इंस्टीड ऑफ क्लोरीन। आप चाहें तो ओजोन का इस्तेमाल कर लें, किसके बजाय? क्लोरीन के बजाय। ये भी किसको किल कर देता है? बैक्टीरियाज को किल कर देता है। इसी तरीके से दोस्तों ये एक ब्लीचिंग एजेंट का काम भी करता है। ब्लीचिंग एजेंट क्या होता है उसके बारे में मैंने आपको बताया था, कलर्स को रिमूव कर देता है ना, ठीक है। तो ब्लीचिंग एजेंट्स के पास एक जो खास प्रॉपर्टी होती है, ऑल द ब्लीचिंग एजेंट्स आर एक्चुअली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब जो दूसरों को क्या कर सकते हैं? ऑक्सीडाइज। बात समझ में आ रही है? तो जो ओजोन होती है इसके पास ऑक्सीजन होती है, तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। और तमाम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ब्लीचिंग एजेंट भी होते हैं। सादी सी बात ये दोस्तों, ये ब्लीचिंग एजेंट का काम भी करता है, ठीक है। इट इज़ मोस्टली यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ फार्मास्यूटिकल्स। फार्मास्यूटिकल्स का मतलब फार्मा के आइटम्स, फार्मेसी के अंदर केमिकल्स। लाजमी सी बात है, आज हज़ारों किस्म की मेडिसिन हैं, तो बहुत सारी मेडिसिन, ये सारी मेडिसिन केमिकल लेबॉर्ट्रीज़ के अंदर बनती हैं। तो लेबॉर्ट्रीज़ के अंदर केमिकल रिएक्शंस होते हैं, उनमें केमिकल्स इंटरेक्ट करते हैं। तो ओजोन भी बहुत सारे केमिकल्स को बनाने में क्या होता है दोस्तों? इस्तेमाल होता है। साथ ही लिखा है सिंथेटिक लुब्रिकेंट। लुब्रिकेंट कहते हैं ऑयल जैसी चीज़ को। सिंथेटिक लुब्रिकेंट ऐसे लुब्रिकेंट्स, ऐसा ऑयल होता है दोस्तों जो कि इनसाइड द इंजन पार्ट्स इस्तेमाल होता है। कोई भी बड़ी से बड़ी गाड़ी क्यों ना हो दोस्तों, इंजन होगा, उसके अंदर होगा। इंजन के अंदर इंजन के बहुत सारे पार्ट्स होते हैं। खाली एक मोटरसाइकिल का इंजन ही देखें तो उसके अंदर बहुत सारे पार्ट्स हैं सर। और दोस्तों वो सारे पार्ट्स क्या कर रहे होते हैं? मूव। जब इंजन रनिंग करता है तो मूव कर रहे होते हैं। और मूवमेंट के लिए दोस्तों फ्रिक्शन कम से कम होनी चाहिए।
फ्रिक्शन कम करनी है तो ऑयल क्या होना चाहिए सर, ऑयल का इम्पैक्ट ज़्यादा होना चाहिए। अभी मेरी मोटरसाइकिल है, उसमें मैंने नया ताला लिया 1 हफ्ता पहले, नया ताला था, अभी बारिश हुई, बारिश का पानी गया, अभी मैं बंद कर रहा हूँ, बंद नहीं हो रहा है, जंग आ गया भाई। तो अब उसका जंग अगर ख़त्म करना है, उसके अंदर मूवमेंट पैदा करनी है ज़्यादा, तो क्या करना पड़ेगा, ऑयलिंग करनी पड़ेगी। सिंथेटिक लुब्रिकेंट आला किस्म का ऑयल होता है जो कि इंजन के पार्ट्स को क्या करवा सकता है दोस्तों। इन लुब्रिकेंट्स की तैयारी में भी कौन सी गैस इस्तेमाल होती है, ओजोन गैस क्या होती है दोस्तों, इस्तेमाल होती है। ठीक हो गया, ओके सही है। तो इम्पोर्टेंस ऑफ ओजोन, ओजोन की अहमियत या ओजोन की अहमियत जो मेन है वो दोस्तों किस वजह से, हमें बैक्टीरियाज वगैरह किल करने के लिए ओजोन नहीं भी मिले तो क्या मर जाएंगे, नहीं सर भाई, स्विमिंग पूल नहीं जाएंगे मर जाएंगे, जिंदा रहेंगे सर, को मसला थोड़ी है। कितने लोग होंगे पूरी ज़िंदगी स्विमिंग पूल नहीं गए होंगे और बोला यार ये काम एक रह गया, तो क्या मर जाएंगे, नहीं सर सर्वाइव कर सकते हैं। ऑक्सीजन, ओजोन का जो मेन इस्तेमाल है दोस्तों जिसके बगैर सर्वाइवल मुमकिन नहीं है, बताओ वो कौन सा यूज़ था, जो लेयर्स के अंदर मौजूद थी 20 किलोमीटर ऊपर जो ओजोन की लेयर मौजूद थी दोस्तों, अगर ये ना हो, इसके बगैर हमारा सर्वाइवल यहाँ पे मुमकिन, सही है। तो इम्पोर्टेंस ऑफ ओजोन का मतलब क्या है, ओजोन की अहमियत, ठीक है। तो ओजोन की अहमियत किस वजह से है, क्योंकि ये जो 20 किलोमीटर ऊपर ज़मीन से ऊपर जो लेयर है सर, ये जो लेयर है ये सूरज से आने वाली ख़तरनाक रेडिएशंस को ज़मीन तक उस तरीके से पहुंचने दे रही नहीं है, उसकी इंटेंसिटी को, उसकी शिद्दत को कम कर रही है, इस वजह से ओजोन की अहमियत है। ठीक है, तो इसको पढ़ते हैं दोस्तों। ओजोन इज़ एन इम्पोर्टेंट कंपोनेंट ऑफ द अपर एटमॉस्फेयर, ठीक है, वेयर इट एब्जॉर्ब्स द हाई एनर्जी हार्मफुल अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन फ्रॉम द सन, जहाँ ये क्या करता है, एब्जॉर्ब कर लेता है अपने अंदर हाई एनर्जी अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन को, ठीक है। हाई एनर्जी ऑब्जर्व करता है, यानी उसकी बहुत सारी एनर्जी ऑब्जर्व कर लेता है, और जो निकालता है वो फिर लेस एनर्जी वाली रेडिएशन होती है। ठीक हो गया। इन दिस वे ओजोन प्रोटेक्ट्स द अर्थ फ्रॉम द हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ रेडियो एक्टिव रेज, क्योंकि सूरज से जो रोशनी आ रही है दोस्तों ये हाईली पेनिट्रेटिंग होती है। रेडियो एक्टिव रेज ये पूरा एक टॉपिक है, ये भी आपने पढ़ा होगा 9 केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 3 एटॉमिक स्ट्रक्चर के अंदर। अल्फा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल, गैमा रेस क्या होते हैं, क्यों होती है, दोबारा डिटेल में पढ़ेंगे। 10th फिजिक्स चैप्टर नंबर 12, चैप्टर नंबर 19 न्यूक्लियर फिजिक्स के अंदर, एटॉमिक न्यूक्लियाई के अंदर, रेडियो एक्टिविटी के अंदर। फिर नहीं पढ़ा तो फिर डिटेल में पढ़ेंगे फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 3 एटॉमिक स्ट्रक्चर के अंदर। फिर डिटेल में नहीं पढ़ा तो सबसे ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे सेकेंड ईयर फिजिक्स चैप्टर नंबर 19 एटॉमिक न्यूक्लियस, न्यूक्लियर फिजिक्स के अंदर। खैर बात ये है सर, फॉर दिस रीजन, यही वो वजह है, डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर इज अ मेजर साइंटिफिक कंसर्न नाउअडेज। यही वजह है कि जिसकी अहमियत बढ़ जाए तो दोस्तों जो आपके लिए अहम होता है फिर उसको संभालने के लिए लाजमी सी बात है हमें एफर्ट्स भी करनी पड़ेंगी। ओजोन की इतनी अहमियत है, इसलिए आज के दौर के अंदर साइंसदान जो मेनली जिस चीज़ के ऊपर काम कर रहे हैं वो ये काम कर रहे हैं कि किस तरीके से ओजोन की लेयर को छोटा होने से, डैमेज होने से बचाया जाए। क्योंकि अगर ओजोन की लेयर जिस भी हिस्से से ख़त्म हो जाएगी उस हिस्से की साथ सूरज की रोशनी जो पड़ेगी वहाँ पे ज़िंदगी का वजूद क्या हो जाएगा सर, खतरे में पड़ जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही है, क्लियर हो गया? ठीक है। तो एक ही नुकसान इसका लिखा हुआ है, इतना तो हम भी जानते हैं सर कि जहर वाली चीज़ तो कोई भी नहीं खाएगा, हमें पता ही है जहरीली गैस है। तो ये जो जहरीली गैस है, हम लाजमी सी बात है हम इसके पास बैठ के सांस तो नहीं लेंगे, ये तो जानलेवा है। लेकिन दोस्तों 20 किलोमीटर ऊपर भी अगर कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म, जानदार चीज़ें, चरिंद परिंद मौजूद हों, इस 20 किलोमीटर के एटमॉस्फेयर के आसपास, भाई ज़मीन से कितना ऊपर है ओजोन गैस की लेयर, 20 किलोमीटर, तो उसके आसपास अगर कोई चरिंद परिंद होंगे तो लाजमी सी बात है जहरीली गैस है तो वो उनकी ज़िंदगी के लिए भी क्या है, ख़तरनाक है। तो इसका सिर्फ ये एक नुकसान है जो कि मैंने यहाँ पे लिखा है, डिसएडवांटेजेस का मतलब इसके नुकसानात। द लोअर एटमॉस्फेयर, कि जैसे जैसे आप ऊपर जा रहे होते हैं ना दोस्तों, परिंदे आपको ज़्यादा ऊपर, इतना ऊपर किलोमीटर्स में नहीं दिखते, ज़्यादातर नीचे ही दिखते हैं।
तो आप बोलोगे ऊपर क्यों नहीं दिखते? ऊपर भी जा सकते हैं भाई, अल्लाह ताला ने परिंदों को उड़ने की कैपेसिटी दी। आपको अगर कॉम्पिटेंसी मिले परा या परी बनने की तो आप भी बोलोगे मुड़ के पहुंच जाएंगे सर। चांद तक अगर आपको जाने का मौका मिले तो आप चांद पे भी पहुंच जाओगे, जी सर पहुंच जाएंगे। लेकिन मसला ये है कि भाई उड़ने की कॉम्पिटेंसी मिली है ना, अल्लाह ने ये तो नहीं बोला कि तुम सांस भी नहीं लो तो भी चलेगा, सांस तो लेनी है, ये तो होगा। क्या ख्याल है? ऐसा ही है। लेकिन मसला ये दोस्तों, जब हम ज़मीन से ऊपर की तरफ जाते हैं तो नंबर ऑफ गैसेस कम हो रही होती हैं। ऊपर के मकामात पे सांस लेना मुश्किल होता है एज़ कम्पेयर टू नीचे के मकाम पे। अगर कभी आपका पहाड़ों वाले रास्ते पे सफ़र हुआ हो, पहाड़ों पे अगर आप ऊपर चढ़ लो, नॉर्मल पहाड़ नहीं, छोटे छोटे ये इधर, तो पहाड़ों में जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं सर हमें सांस लेने में मुश्किल होती है। पहाड़ तो फिर भी करीब है, आप तो किलोमीटरों में ऊपर जा रहे हो जब। तो जो चरिंद परिंद भी होते हैं वो ज़्यादा ऊपर नहीं है, ऐसा नहीं है कि 100 किलोमीटर ऊपर घूम रहे हैं फिर रहे हैं। तो वहाँ पे किसका मसला है सर? क्या नहीं है? ऑक्सीजन गैस नहीं है। क्या नहीं है सर? ऑक्सीजन गैस है। लेकिन 20 किलोमीटर ऊपर ओजोन है, तो ओजोन के करीब, और लाजिमी ज़्यादा 20 किलोमीटर तक जब है तो उसके करीब करीब तो उसका इम्पैक्ट होगा ना कुछ ना कुछ। तो जो नीचे के हिस्से हैं, जो लोअर एटमॉस्फेयर है ओजोन का, एक ओजोन से ऊपर का हिस्सा अपर एटमॉस्फेयर, एक ओजोन के नीचे का हिस्सा लोअर एटमॉस्फेयर, वहाँ पे अगर कोई ज़िंदगी का वजूद रखने वाले चरिंद परिंद मौजूद है, उनकी सेहत के लिए ये क्या है सर? डेंजरस है, हानिकारक है, यानी ख़तरनाक है। बात समझ में आ रही है? ठीक हो गया। द लोअर एटमॉस्फेयर ऑफ ओजोन इज कंसिडर एज एयर पोल्यूटेंट। ठीक है, इट इज़ अ पॉइजनस गैस विच कॉज डैमेज टू लिविंग थिंग्स। ठीक हो गया भाई।